चलो भाई, एक छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम है आप लोगों का। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन नंबर 3 विल अंडरस्टैंड नाउ। तो इसमें मैंने आपको थियोरेटिकली बताया था। इसमें ना बहुत सारे केसेस है एक्चुअली, तो वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। देखो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज इंडिविजुअल को हम कंसिडर करेंगे कि उसका राइट इनडायरेक्टली है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। ध्यान से देखना बेटा। एन इंडिविजुअल, कौन जी? शेल बी कंसीडर टू होल्ड और राइट या फिर कोई एंटाइटलमेंट, लिखो मतलब। ठीक है, इनडायरेक्टली। कैसे बेटा? इससे पहले वाला कौन सा पढ़ा था मैं, डायरेक्टली वाला? इनडायरेक्टली इन द रिपोर्टिंग कंपनी। किसमें बेटा? रिपोर्टिंग कंपनी। अब सुनो, रिपोर्टिंग कंपनी में आप बेसिकली इनडायरेक्ट इंटरेस्ट होल्ड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा हमारे कुछ फैक्टर्स पे। किसमें बेटा? कुछ फैक्टर्स पे। जैसे अगर आपने पहला क्राइटेरिया फुलफिल किया, अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, ध्यान से सुनना। अगर किसी रिपोर्टिंग कंपनी की मेंबर है बॉडी कॉर्पोरेट, क्या बेटा? बॉडी कॉर्पोरेट इज मेंबर ऑफ रिपोर्टिंग कंपनी। मतलब एक बॉडी कॉर्पोरेट क्या है बेटा? मेंबर है किसकी? रिपोर्टिंग कंपनी की। अब यहाँ पर सुनना ध्यान से। ये बॉडी कॉर्पोरेट इंडिया की हो या फिर आउटसाइड इंडिया बिलोंग कर रहे हो, दोनों ही यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। कहाँ पे? इंडिया में। अच्छा, अदर देन किसको छोड़ देंगे? एलएल एलएलपी को यहाँ पर हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो सुनना ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ। एक बॉडी कॉर्पोरेट मेंबर है किसमें बेटा? रिपोर्टिंग कंपनी में, वेदर इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। एंड एक्सक्लूड कर देंगे किसको बेटा? क्लियर है? अच्छा, ये जो बॉडी कॉर्पोरेट है एंड वो इंडिविजुअल जो अपने ऊपर लिखा है, क्या बेटा? इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, होल्ड कर रहे हैं मेजॉरिटी। अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है, इंडिविजुअल होल्ड कर रहा है क्या बेटा? मेजॉरिटी स्टेक इन दैट मेंबर। ठीक है, या फिर होल्ड कर रहा है मेजॉरिटी स्टेक इन द अल्टीमेट होल्डिंग में, अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी में। अब ये इंडिया में इनकॉर्पोरेट हो या इंडिया से बाहर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं क्या करूं, ध्यान सुनना। एक बॉडी कॉर्पोरेट है और ये बॉडी कॉर्पोरेट क्या है बेटा? किसकी? रिपोर्टिंग कंपनी। क्लियर है? अब ये इंडिया से रजिस्टर्ड हो या फिर रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट्स, इसमें हटा देंगे किसको हम? अच्छा, इस बॉडी कॉर्पोरेट में कोई इंडिविजुअल, कौन बेटा? मेजोरिटी स्टेक्स को क्या कर रहा है बेटा? दैट मेंबर मतलब किसकी बात कर रहे हैं? बॉडी कॉर्पोरेट की। तो इस बॉडी कॉर्पोरेट में ये इंडिविजुअल होल्ड कर रहा है क्या बेटा? और जो कि मेंबर है किसकी? किसी रिपोर्टिंग कंपनी की। ठीक है, दूसरा होल्ड कर रहा है क्या? मेजोरिटी स्टेक्स क्या होल्ड कर रहा है? किसमें? अगर कोई अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है तो मतलब जो सबकी होल्डिंग कंपनी है उसमें ही हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं बेटा? होल्ड कर रहे हैं क्या? अल्टीमेट स्टॉक। तो सर इसको हम मानेंगे इनडायरेक्ट राइट एंड एंटाइटलमेंट। अब जरा सुनो ध्यान से, मैं इसको क्या समझाऊंगा, एक एग्जांपल से इसको समझाऊंगा, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। अरे, यहाँ पर एक रिपोर्टिंग कंपनी है। क्या है जी? रिपोर्टिंग कंपनी। ठीक है,
और यहाँ पे एक बॉडी कॉर्पोरेट, क्या है जी? बॉडी कॉर्पोरेट है, जो कि ये बॉडी कॉर्पोरेट मेंबर किसमें है? रिपोर्टिंग कंपनी। पहले बताओ यहाँ देखो दिक्कत। अच्छा, कोई इंडिविजुअल है, मिस्टर एक्स, कौन है कोई ये? इंडिविजुअल है, ठीक है। अब इसने होल्ड करे हुए हैं इस बॉडी कॉर्पोरेट, किसमें? इस बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या हुआ है? होल्ड क्या? मेजॉरिटी ऑफ स्टेक। क्या होल्ड कर रखा है बेटा इसने? मेजॉरिटी ऑफ स्टेक, यानी कि मेजॉरिटी स्टेक मतलब एक तरह से देखा जाए तो इसकी कंपनी होगी। तो इसने जो इन्वेस्टमेंट करा है किसमें, तो हम मान लेंगे ये अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट किसकी है? एक्स की। इनडायरेक्ट रूट से आ रहा है, कैसा आ रहा है? इनडायरेक्ट रूट से। या फिर कोई होल्डिंग कंपनी है, क्या है बेटा? होल्डिंग कंपनी है। अल्टीमेट होल्डिंग मतलब जो मे भी हो सकता है इसको भी होल्ड कर रही हो सकता है इसको भी होल्ड कर रही हो, ठीक है। यानी कि किसी बॉडी कॉर्पोरेट को भी होल्ड कर रही है और किसको? रिपोर्टिंग, राइट। और इसमें इसने होल्ड कर रखे हैं क्या? मेजॉरिटी स्टेक। समझ में आया? अब कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए थोड़ा नंबर लिख देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, ओके। सेकंड पॉइंट हम देते हैं इसका नाम, ठीक है, बोलो। और थर्ड पॉइंट में ये होल्डिंग कंपनी किसकी? रिपोर्टिंग की, और इसकी। और फोर्थ पॉइंट में ये व्यक्ति इसको क्या कर रहा है? तो अल्टीमेटली हमारे पास दो पॉइंट दिए हुए थे, इन दोनों में से कोई एक आपने सेटिस्फाई कर लिया तो आपका हम इनडायरेक्ट राइट और एंटाइटलमेंट मान लेंगे। क्या मान लेंगे बेटा? इनडायरेक्ट राइट और एंटाइटल मान लेंगे, किसमें? रिपोर्टिंग कंपनी में। तो जब हम 10% कैलकुलेट कर रहे होंगे तो इसको भी कंसिडर करेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अभी तो आ रहा है बेटा, भूल जाओगे इसको, इसलिए रिवीजन कर देना बढ़िया से। चलो जल्दी से लिखो बेटा। कल यार सामने है। कल फिर क्लास नहीं लूंगा, ठीक है? या फिर एक काम करना, 3 बजे रख दूंगा। अच्छा, ये चीज मैंने साफ बार बार यही बोली है, तो 3 बजे होगी क्लास। क्या बोल रहे हैं? क्या दिक्कत है? 3 से 6 आओ आराम से। रोल है पहले। भाई तुम्हें मजा आया सिक्योरिटी को और फैमा, बस कोई ओवर स्मार्ट ना बने आप। इसके लिए बेटा रिवीजन करना होता है। इसमें में चार्ट नहीं मिले ना सारे। इसमें समय लगा बेटा, एक एक सेक्शन पे तुम्हें चार्ट बनाया। ये बताओ डायरेक्टर चैप्टर कितना, 2 ढाई 3 महीने तो वही चला है। अच्छा, तो तुम्हें जनरल मीटिंग भी लगा होगा, शेयर कैपिटल भी अच्छा लगा होगा। पढ़ाई तुमने क्या डिटेल में ये सब पढ़ा है? ये भी अच्छा लग रहा होगा, ये भी अच्छा लग रहा होगा। अभी चार्ट बन रहा है ना हर चीज। है? बेटा ऐसे ड्रामे क्यों करे बच्चों की तरह? सीधे सीधे बोल। ताल ऊपर कर दो, ऊपर कर दो ताल।
कुछ छोटे बच्चे नहीं बोलते मैं कर गया हूँ। और एक वो लाल हो जाएगा तो फिर मैं उसका और तुम काली हो जाओगी। बड़ा बात है। कौन ये? देखो तो क्या बदतमीज कर रहा है। सही तो बोल रहा है। बस तूने मीठापुर की याद दिला दी। सर चलो मुझे नहीं रोती तो एक ही लड़की। सास बड्डे कर दो ना। हो गया दोस्तों। भाई जल्दी करो जल्दी। सच में तुमने नोटिस नहीं किया, अजीब नहीं बोलती है ऐसे, है ना? खाने से खाने से प्रॉब्लम है बोलने से प्रॉब्लम होती है। तुम भाई खा लोगे सारा, फिर दुनिया क्या खाएगी? ऑर्डर करो। तूने तेरे को पैसे क्या सच है। अभी जिंदगी गोर कर रखी है इसने। हाँ। कोई नहीं बचेगा भाई कोई नहीं। तू तो वैसे भी नहीं चुप है। नहीं नहीं हो गया दोस्तों। नहीं। रांची नहीं आ रही आजकल। इनका नहीं ये चीज क्या क्या हिंदू अनडिवाइडेबल फैमिली मेंबर बन सकती है? एच यू एफ क्या कोई लीगल पर्सन है? नहीं ओ नालायक, पढ़ाया तो भूल गए। अगर बनेगी तो कैसे बनेगी? कर कर्ता के थ्रू, है ना? बोलो ना है छम हाँ, नहीं इसने बोला होगा। अब वाला कर मैं नहीं मैंने बोला था तो मैं देखो, ये है रिपोर्टिंग कंपनी। हेलो, देखो जरा। ये क्या है बेटा? रिपोर्टिंग हम रिपोर्टिंग कंपनी। ठीक है। एक एच यू एफ है, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेबल फैमिली। फैमिली ठीक है। बोलो यार। हाँ, एच यू एफ बेटा मेंबर है किसमें? रिपोर्टिंग हम वाया किसके जरिए बेटा? सुनो ध्यान से, बिल्कुल कंसंट्रेशन से। और ये जो करता है ना, इज, सॉरी, एंड द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल इज कर्ता ऑफ एच यू एफ। यानी कि सुनो, यानी कि एक हिंदू अनडिवाइडेबल फैमिली ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है किसमें? यानी ये मेंबर है। हाँ। और वो मेंबरशिप इसने एक्वायर करी किसके जरिए? और वही करता क्या है बेटा? इंडिविजुअल है। तो हम मानेंगे कि आपका इनडायरेक्टली क्या है बेटा? राइट एंड एंटाइटलमेंट है उस पर्टिकुलर कंपनी में। समझे? हाँ, लिखो जल्दी, लिखो फटाफट से।
समझ आ रहा तुम्हारे कुछ? ये हमारा कौन सा एक्सप्लेनेशन चल रहा है बेटा? हाँ तीसरा। ओके, डन। अगला पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ठीक है? बोलो। हम्म। अब देखो, पॉइंट नंबर 3, ये है जी हमारी रिपोर्टिंग कंपनी। अब इस रिपोर्टिंग कंपनी में एक पार्टनरशिप एंटिटी, क्या बेटा? पार्टनरशिप एंटिटी क्या है? मेंबर। क्या है बेटा? अच्छा, बताना जरा, क्या कोई पार्टनरशिप फर्म मेंबर बन सकता है क्या? जनरली नॉट, बट क्या पार्टनर्स के जरिए बन सकता है क्या? हाँ। तो या तो इसने खुद मेंबरशिप होल्ड करी हुई है पार्टनरशिप फर्म ने, एंटिटी ने, या तो किसके जरिए? वाया पार्टनर्स के जरिए। किसके जरिए बेटा? अब सुनिए ना कि सिंपल सी बात है यार, हमने इन्वेस्टमेंट किया है किसके जरिए? पार्टनरशिप फर्म के जरिए। या तो पार्टनरशिप फर्म के नाम पे इन्वेस्टमेंट करी है, या तो वाया पार्टनर। सर अभी तो आप बोल रहे थे कि पार्टनरशिप फर्म खुद इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। कर एक्सेप्शन था ना, सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी में जनरली क्या होता है, कोई पार्टनरशिप फर्म भी मेंबर बन सकती है। नहीं समझ में आया कि नहीं नालायको? अब जरा सुनना टेक्निक क्या है। तो कह रहा है कोई इंडिविजुअल है, कौन है बेटा? ये इस पार्टनरशिप फर्म में क्या है? पार्टनर है। यानी कि ये क्या है बेटा? इज अ पार्टनर, दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन, ठीक है? अगर ये इंडिविजुअल इस पार्टनरशिप फर्म में क्या है बच्चे? पार्टनर है, तो अल्टीमेटली इसकी होल्डिंग मानी जाएगी ना इंडिविजुअल की। हाँ, तो इनडायरेक्ट राइट एंड एंटाइटलमेंट हो गया, या फिर इस इंडिविजुअल ने होल्ड कर रखा है मेजॉरिटी ऑफ स्टेक इन अ बॉडी कॉर्पोरेट, इन अ बॉडी कॉर्पोरेट। अब ये बॉडी कॉर्पोरेट कहां से आ गया भैया? जो कि ये जो बॉडी कॉर्पोरेट है ना बेटा, ये पार्टनर है। क्या है? इन पार्टनरशिप फ्रॉम, या एंटिटी वट एवर। समझ आया? समझो मैं क्या कह रहा हूँ। ये बॉडी कॉर्पोरेट क्या है बेटा? इस पार्टनरशिप एंटिटी की क्या है? पार्टनर है। और इस इंडिविजुअल ने इस बॉडी कॉर्पोरेट का मेजोरिटी स्टेक्स परचेज करा हुआ है, तो इसलिए बेटा ये इंडिविजुअल का इस रिपोर्टिंग कंपनी में इनडायरेक्ट क्या है? राइट्स एंड एंटाइटलमेंट। एंटाइटलमेंट, एंटाइटलमेंट, ओके, एंटाइटेड। ओके, नेक्स्ट देखो। या फिर ओके, ये इसे वो तंग हो जाता है ना कभी कभी। होल्ड कर रहा है बच्चे क्या? मेजोरिटी स्टेक्स। क्या होल्ड कर रहा है? मेजोरिटी स्टेक्स इन द अल्टीमेट, क्या? अल्टीमेट, दैट इज होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी, ठीक है? कौन से बेटा? होल्डिंग कंपनी ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। क्या? ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। और जो कि बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो क्या है? ये पार्टनर है किसमें? पार्टनरशिप फर्म में। तुम समझ रहे हो कितना खतरनाक रिलेशन बन रहा है यहाँ पे? इसको मैं चार्ट से समझाऊं, पहले मुझे नहीं समझ में आया। तुम्हारे तोते ना उड़ जाए इसमें। देखो फिर कितना ध्यान ना लगो। एग्जाम्पल, प्राची, ये क्या है? रिपोर्टिंग पार्टनरशिप फर्म कंपनी, ओके। मतलब जग रही हो, शाबाश। इंसान इंडिविजुअल, कौन बेटा? अब ये जो इंडिविजुअल है ना, ये इस रिपोर्टिंग कंपनी में क्या है? पार्टनर। सॉरी सॉरी मैं कुछ नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी, ये है पार्टनरशिप फर्म। क्या है ये?
पार्टनरशिप फॉर्म, ये ओ सॉरी एंटिटी वर्ड लिखते हैं, ठीक है। और ये पार्टनरशिप फॉर्म अल्टीमेटली क्या है बेटा? मेंबर है किसमें? इस रिपोर्टिंग कंपनी में। अब ये इंडिविजुअल क्या है बच्चे? इसका क्या है? तो मान लेंगे इसका दैट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है बेटा? राइट। और एंटाइटलमेंट इसने होल्ड किया हुआ है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, कंसंट्रेशन से, दो बात लेके चलते हैं। एक तो बॉडी कॉर्पोरेट और एक अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी, ठीक है। अच्छा, ये जो अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है ना, ये किसकी होल्डिंग है? बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। और इस बॉडी कॉर्पोरेट ने इसमें पार्टनरशिप एक्वायर किया हुआ है, यानी कि ये किसमें क्या है? पार्टनर। ये बॉडी कॉर्पोरेट इसमें क्या है बेटा? पार्टनर है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। और इस इंडिविजुअल ने इसका होल्ड कर रखा है क्या? मेजोरिटी स्टेक्स। क्या होल्ड कर रखा है? मेजोरिटी स्टेक्स। या फिर इस इंडिविजुअल ने इस होल्डिंग में होल्ड कर रखा है क्या? मेजोरिटी स्टेक्स। अब सुनो यहाँ पे सिचुएशन क्या बन रही है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये। ये हो गया पहला केस, ठीक है, जहां पे हमारा इंडिविजुअल डायरेक्टली पार्टनर है उस पार्टनरशिप एंटिटी का, जो हमारी रिपोर्टिंग कंपनी में क्या है बेटा? मेंबर है। या फिर इनडायरेक्टली और देखेंगे तो ये इंडिविजुअल ने होल्ड किया हुआ है क्या? स्टेक उस बॉडी कॉर्पोरेट में, जो कि इसकी क्या है बेटा? पार्टनर। पार्टनर, क्लियर? या फिर इस इंडिविजुअल ने तीसरी सिचुएशन में यहाँ होल्ड कर रखा मेजोरिटी स्टॉक किसमें? जो कि होल्डिंग किसकी है? और ये बॉडी कॉर्पोरेट किसमें पार्टनर है? और ये पार्टनरशिप हम इसमें क्या है? तो इस इंडिविजुअल का इस कंपनी में क्या माना जाएगा? राइट एंड एंटाइटलमेंट। समझ में आया? आया कि नहीं आया? तो इस सिचुएशन में हम मानेंगे इसका पॉइंट नंबर, इसको मैं 4 दे देता हूँ नाम। क्या नाम दे देता हूँ? 4। भाई प्लीज जहां डाउट हो मुझे पूछ लेना। तो ये इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली इसका क्या है इसमें? राइट है। और क्या बेटा? एंटाइटलमेंट है। समझ में आए? दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। ये पार्टनरशिप एंटिटी मेंबर है किसकी? ठीक है। अगर इस पार्टनरशिप फर्म में कोई इंडिविजुअल क्या हुआ, इसका इनडायरेक्टली इसमें क्या है? राइट एंड एंटाइटलमेंट, ठीक है। या फिर इसको छोड़ो, सेकंड नंबर पे आते, कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, उसने इसमें पार्टनरशिप होल्ड करी हुई है, और ये पार्टनरशिप इसकी क्या है? और हमारे किसी इंडिविजुअल ने इसमें होल्ड करा हुआ है क्या? मेजोरिटी ऑफ स्टेक्स। हाँ। तो ये अल्टीमेटली किसका, इस कंपनी में क्या हो गया? राइट एंड एंटाइटलमेंट, ठीक है। या फिर तीसरा केस है जहां पर एक अल्टीमेट होल्डिंग है, जो किसकी होल्डिंग है? बॉडी कॉर्पोरेट की। ये बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर किसमें है? पार्टनरशिप एंटिटीज में क्या है? अगर इस इंडिविजुअल ने इसमें मेजोरिटी स्टेक होल्ड करा तो इसका इस कंपनी में क्या माना जाएगा? हाय, लिखो, सॉरी, सॉरी दीदी। हो जाता है। अभी मारने जाऊंगा ना उसको, तो दुनिया को उठा देगी, चिल्ला चिल्ला के। बेटा इसको रिवाइज कर लेना वरना समझ नहीं आएगा, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। पता लगा खाने में फोकस होता है बस। कुछ कह रही है? हम्म। क्यों बोला? अरे यार नहीं। क्या? क्या बोल रहे हैं मैंने बताया ही ना। मेरे को नहीं, इसने सुनना था शायद। मैं सुन नहीं पाई। क्या पता चली बता रहे हो? क्या है यार? पूछना मैंने फिर है। मैंने तेरा कुछ नहीं मतलब कुछ, बट ऐसे बात बोला करेक्ट नहीं, नहीं तो बताई, अब तो बताएगी, मैं तो मेरे को नहीं। मत लिखो। लिखो क्या? मैं गाइडिंग बोल दूंगी। अरे लिखो लिखो लिखो, बाद में बता दूंगा, मैं खुद बता दूंगा। दोस्त तो दोस्त खुदा मैं फिर रो दिया, कैसे लड़ेगी यार?
विरोधी ऑप्शन अब तो और क्यों बताऊंगी चलो अच्छा यार बता दे कोई ना जवाब पता तो चली जाएगा कैसे मैं बोली अभी बुलाती हूँ फिर बोली को ज्यादा तो इंग्लिश बंगाली है नहीं यार मैं लगती बंगाली हाँ वो बिहारी होती है ना हाँ कॉर्पोरेट बॉडी सुनने को नहीं बताया तुम्हें क्लास में बता रहा था कि मेरी गलती बिहारी हूँ हो गया नहीं और तो कुछ पल्ले वल्ले पड़ रहा तुम्हारे? देख बड़ मैं तो पढ़ गया अच्छा जी। कल पूछूंगा सब ऊपर से निकल चुका होगा। क्योंकि किधर से आया क्योंकि मतलब हाँ मैंने भी नोटिस किया अरे बड़ा फर्क है जिसके अंदर क्या है बना दिया हो किसी चोरी ने वगैरह अभी ये सिर्फ डेफिनेशन चल रही है किसकी बेटा? एसबीओ की। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल याद रखने में यार जल्दी करो यार फटाफट से। अभी भी कितना अच्छा सर थोड़ा नीचे करना थोड़ा नीचे कर थोड़ा नीचे अबे साइंस आपका हो गया ये ऐसा नहीं दे दो होता ही है भाई हो गया अंजलि जी हो गया आपका हाँ मिल गया सर ऊपर हो गया अंजलि जी का जो अपनी असली आवाज में डराएंगे क्या तुम्हें? कौन हिंदी। ओए पहले बात तो बोल रही। ये वाला सिंह के सामने नहीं करेंगे कहीं और नहीं करेंगे ये भी डरा देगा सिर्फ एक बार हाँ सर ने फोन किया कह रही थी अंजलि चाबी नहीं क्या अरे अंजलि के पापा सुन रहा अंजलि को दे दो नहीं इधर में रात को मेरी आवाज खराब हो जाती है चल शेष याद है एसबीआई पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है? इसको तो भूल ही गए हम। अरे यार कहाँ टाइम मिल रहा है जी। संडे देखता हूँ। संडे क्या क्या देखना सैटरडे देख लेंगे। हालांकि डिविडेंड चैप्टर छोटा सा उसमें आना नहीं यार। 4 5 सेक्शन है बस। संडे को पेपर है ना नहीं है संडे को पेपर है। नहीं संडे में शायद संडे को तुम्हारा पेपर कब है अगला? 12 तुम्हारा तो है फ्राइडे। 12 19 23 29 वो सब तो ठीक है आपको कितना याद है शी इज वेरी टायर्ड उसे बस लॉ याद नहीं होता। उसी की तो जरूरत है हाँ। आप किसी को जानते हो जाएगा नहीं हो जाएगा हो गया डन। कभी तो हो ही जाएगा चलिए करो हम यार जल्दी करो प्लीज 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 प्लीज। यार फिर एरोप्लेन हो जाता है टाइम लगेगा ना हाँ लो लो तुम्हारा कॉम्प्लिकेशन सही कर दो। इस एरो को कौन पॉइंट्स याद रखना भैया। मैंने उल्टा 4 घंटे में और खुद भी करेंगे शिट शिट शिट
सोचो इसमें क्वेश्चंस आएंगे तो क्या हाल होगा बच्चों। तो एलएलपी इसमें आ गया ना, पार्टनरशिप एंटिटी में। इसमें दोनों आ गए ना, फर्म भी आ गई, पार्टनरशिप भी आ गई। अरे पार्टनरशिप एंटिटी लिखा है ना भाई, उसमें आपका पार्टनरशिप फर्म आ गया और एलएलपी आ गई। अच्छा ये बता दिया। हाँ भी तो मैं है ना, तुम्हारे जितना टैलेंटेड थोड़ी कोई है यहाँ पे। तो हो गया। क्रॉल करते है भाई। है हो गया बेटे। अरे यार जल्दी करो, क्या कर रही है सर। देखो सर, ओ पॉइंट नंबर 4 देखो। अब सुनिए सर ध्यान से, ये है हमारी रिपोर्टिंग टर्म। ये रिपोर्टिंग कंपनी है बच्चे, और ये है ट्रस्ट। क्या है जी? अब ये जो ट्रस्ट है ना, ये है मेंबर किसमें, वाया ट्रस्टी के जरिए। किसके जरिए? ट्रस्टी के जरिए, राइट। अब सुनो, ध्यान सुनना। नहीं, अब मेंबरशिप की बात हो रही है किसकी बेटा? ट्रस्ट की। अब जो इंडिविजुअल पर्सन है ना, कौन बेटा? ये व्यक्ति इस ट्रस्ट में, केस नंबर 1, ट्रस्टी है। क्या बेटा? ट्रस्टी है। और ट्रस्टी है, और ये जो ट्रस्ट है बेटा, ये हमारी है बेसिकली डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट या चैरिटेबल ट्रस्ट। इन केस ऑफ डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट, कौन से ट्रस्ट? या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट, तो हम क्या मानेंगे जी? कि इस इंडिविजुअल का इस रिपोर्टिंग कंपनी में इनडायरेक्टली देयर इज सम राइट और एंटाइटलमेंट। आर यू गेटिंग नाउ? समझ आएगा नहीं? अच्छा, ये हो गया पहला केस। अभी रुको रुको, सबर सबर करना बहुत जरूरी है जीवन में। या फिर ये इंडिविजुअल इस ट्रस्ट में, सेकंड पॉइंट, ये है बेनिफिशियल, बेनिफिशियरी है, सॉरी। क्या बेटा? और ये ट्रस्ट है इन केस ऑफ स्पेसिफिक ट्रस्ट। पब्लिक ट्रस्ट नहीं है बेटा, कौन सा ट्रस्ट है? स्पेसिफिक मतलब सिर्फ इसी व्यक्ति के लिए ट्रस्ट बनाया गया है। वो भी बेटा इस व्यक्ति का राइट और एंटाइटलमेंट मान लिया जाएगा किसमें? रिपोर्टिंग कंपनी में। समझ में आ रहा है कि नहीं? या फिर ये पर्सन, एक और केस है, अब कहाँ एरो निकालो। शट अप, पूछा मैंने तुमसे। तीसरा सिलेक्शन, ठीक है। ये या तो क्या है बेटा, ऑथर है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? सेटलर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ओके। इन केस ऑफ रेवोकेबल ट्रस्ट, कौन सी ट्रस्ट? जिसको हम कभी भी चाहें तो रिवोक कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा सुनो ध्यान से, ध्यान सुनना। भाई अगर डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट है ये, या अगर ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो इंडिविजुअल क्या होना चाहिए? ट्रस्टी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो हम मानेंगे इसका डायरेक्टली इंटाइटलमेंट और राइट, ठीक है। या फिर ये क्या है, बट किस केस में? तो हम मानेंगे इनडायरेक्ट, इसका एंटाइटलमेंट है, राइट है। या फिर ये क्या है, ऑथर है या सेटलर है, कौन से ट्रस्ट केस में? ये याद रखना, ये स्पेसिफिक केस है कुछ। हर ट्रस्ट की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, किसकी बात कर रहा है? अच्छा, पब्लिक ट्रस्ट की बात हो रही है क्या यहाँ पे? नहीं सर, समझ में आया सर? पक्का? अच्छा। हाय हाय हाय, क्या रहा है? ऐसे पे
टाइम भी अच्छा लगता है सब। कोई नहीं, अभी थोड़ी देर में अच्छा नहीं लगेगा। रीड ही करूंगा, रीड। बस चार्ट यहीं तक है, इसके बाद हम बुक से इसको डिस्कस करेंगे। तो बोल रहे मेरे को, कैसे जान गया मेरे को? हाँ? हो गया। चलिए, पॉइंट नंबर 5। ठीक है, सुनो। यहाँ पर है एक रिपोर्टिंग कंपनी। अच्छा, समझ आ रहा है सबके? एवरीवन? तुम्हारे नहीं आ रहा? तुम्हारे के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, इस रिपोर्टिंग कंपनी में एक है पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल। पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल। ठीक है, सुनना ध्यान से, कंसंट्रेशन से। ये इसमें क्या है जी? मेंबर। मेंबर है। तो सबसे पहले प्रश्न तो दिमाग में ये आ रहा होगा से होता कौन है? कुछ नहीं तो सुनो। 10 लोगों ने मिलके पैसे। पैसे इकट्ठा किया और उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया। शेयर। और जो एंटिटी उन्होंने बनाई ना, उसको हम क्या बोलेंगे? पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल। हाँ जी, ठीक है। 10 लोगों ने। 10, 20, 30, 40, 100। वर्ष। या फिर एक ऐसी एंटिटी, कोई भी एंटिटी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एक एंटिटी जिसको कंट्रोल्ड बाय, क्या बेटा? कंट्रोल कौन कर रही है? इन्वेस्टमेंट व्हीकल। है ना? ये इस रिपोर्टिंग कंपनी में क्या है? मेंबर। मेंबर है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? सुन तो रहे ध्यान से प्लीज। पहला हमने क्या बोला कि सर ये पूल इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली क्या है, किसमें? या फिर ये जिस एंटिटी को कंट्रोल कर रही है, मतलब ऑब्वियसली मतलब कंट्रोल करने मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट दे रखा होगा अपना उसको, और वो आपके जरिए चल रही है, सारे डिसीजन आप ही के लिए उसमें। तो ये जो एंटिटी है, ये इस रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग कंपनी में क्या है? मेंबर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हमारा जो इंडिविजुअल है, भाई हम तो इंडिविजुअल के बारे में पढ़ रहे हैं ना। ये इंडिविजुअल पर्सन का एक रिलेशन है।
क्या है? रिलेशन रिलेशन। किसके साथ? हस्बैंड वाइफ कैसा रिलेशन? बताओ ये रिश्ता क्या कहलाता है? शट अप। या तो ये इसमें एक जनरल पार्टनर होगा। क्या होगा? या तो ये इसमें एक जनरल या इन्वेस्टमेंट मैनेजर होगा। क्या होगा? इन्वेस्टमेंट मैनेजर होगा। या तो इसमें ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल शट अप। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा। है जी। हेलो। इन्वेस्टमेंट मैनेजर ऑफ सच। is a chief executive officer where investment manager of such pool vehicle is body corporate or partnership entity। ठीक है। तो भैया इस इंडिविजुअल का हम इस रिपोर्टिंग कंपनी में क्या मान लेंगे? डायरेक्टली इसका अधिकार क्या है? या फिर देखो आज तक हमें लगता था हम खाली शेयर परचेस करके ही होल्ड कर सकते हैं चीजें। यहाँ तुम देख रहे हो इनडायरेक्टली क्या सिचुएशन चल रही है। समझ आया? आया कि नहीं आया? लिख लो। लिख लो। निकलो। भाई पॉइंट डाल देना, वरना ऐसा लगेगा कौन सा तीर किधर जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। तो बुक पे आ जाओ यार। हो गया। यस हो गया इसका दौर, इसका दौर आएगा तो समझदार है लड़की। एक्सप्लेनेशन नंबर 3, बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, एचयूएफ हो गया, पार्टनरशिप एंटिटी हो गया, ट्रस्ट हो गया, पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल हो गया। अब इसमें देख लो एक्सप्लेनेशन नंबर कौन सी है? कहते हैं वेयर अ मेंबर ऑफ
रिपोर्टिंग कंपनी इस क्या है या फिर क्या है? देखो, based in jurisdictions which is not fulfill the requirement of referring clause 5 of explanation number 3, provision of this of explanation 3 as shall apply। मतलब सुनो, ये कह रहा है सर, अगर किसी रिपोर्टिंग कंपनी मेंबर कौन है और उसमें एक्सप्लेनेशन 3 का ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो आप किसको अप्लाई करोगे फिर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को अप्लाई करोगे। अगर अप्लाई हो जाता है तो क्या मान लेंगे? इनडायरेक्टली राइट ऑफ एंटाइटलमेंट है इंडिविजुअल का, अदरवाइज नहीं। समझ गए? लेकिन जहां पे कंडीशन नंबर कौन सी फुलफिल नहीं हो रही है, 5, तो वहां पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लॉज को अप्लाई करोगे। समझे? बोलो यार। हाँ जी, तो फाइनली बेटा यहाँ पर डेफिनेशन हमारा कंप्लीट हो गया किसका? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर, एसपीओ का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, अभी और कुछ डेफिनेशंस हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा ना, एक्टिंग टुगेदर मीन्स, acting together for the purpose of this particular clause, acting together is giving a explanation number 5 as under। देखो क्या लिखा है, अगर कोई भी इंडिविजुअल या इंडिविजुअल एक्टिंग थ्रू एनी पर्सन ट्रस्ट act with common intent या फिर purpose, exercising any rights or entitlement or rights, exercise the control or significant influence over the reporting company pursuant of किसी एग्रीमेंट के जरिए, कोई अंडरस्टैंडिंग है, फॉर्मल इनफॉर्मल, या सच इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स एक्टिंग टुगेदर एनी पर्सन एज द केस में भी डीम्ड क्या बेटा, एक्टिंग टुगेदर मान लें। अब इसमें ना कुछ कर नहीं सकते, उसको हमें पढ़ना ही पड़ेगा ऐसे, ठीक है? देखो क्या कह रहा है, कोई भी इंडिविजुअल, एनी पर्सन, ये किसके जरिए? बस उनका क्या होना चाहिए, कॉमन इंटेंट या पर्पस सेम होना चाहिए कि एक्सरसाइज कर रहे हो राइट एंटाइटलमेंट, या एक्सरसाइज कर रहे हैं क्या बेटा, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ओवर किसके ऊपर? तो परसुएंट तो किसी एग्रीमेंट के तहत या फिर किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत, या फॉर्मल इनफॉर्मल है, और जो भी आपके बीच में होगा, सच इंडिविजुअल या इंडिविजुअल्स मान लेंगे एक्टिंग क्या करना बेटा, तो कहना है। शेयर्स का मतलब तो बताइए आपको। हाँ जी, तो शेयर्स जो भी एक्सप्लेनेशन नंबर इसमें दिया हुआ है वो आपका शेयर्स हो जाएगा। देखो, कहते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ 10% ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट शेयर्स, शेयर्स इंक्लूड करेगा किसको? जीडीआर को, कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल और कंपलसरी कन्वर्ट डिवेंचर के सिंपल सी बात है। यहाँ पे शेयर्स का मतलब डिफाइन किया गया है, किसका मतलब? तो शेयर्स में भैया इक्विटी शेयर्स तो आएंगे, इक्विटी शेयर्स तो प्लस और क्या आएंगे, जीडीआर क्या आएंगे, दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स आएंगे, कौन से वाले? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वाले। कौन सा वाले बेटा? प्लस कन्वर्टेबल डिवेंचर। इनको जोड़ दोगे तो इसका मतलब होगा क्या बेटा, हमारा शेयर्स, और शेयर्स का 10% हम कैलकुलेट करेंगे। समझ में? इसको लिख लो, बुक में लिख लो। क्या है बुक? बोला आपने मारा था, मैं लेके आई, मैं रो लेके आती, मेरे लिखे भी हुए हैं हर चैप्टर के हर दिन। ये भी है। अरे यार, क्या करो, मार रहे हो ना, किसी ने दे रहे हैं आप आते हैं। क्या है बुक? कहाँ है बुक? कहाँ है? कहाँ है बुक? कहाँ है? और आप लोग, वेर इज बुक? कहाँ है बुक? कहाँ है? कहाँ है बुक? कहाँ है बुक? ये बुक है तो दोनों तो बुक है, हिंदी तो अभी हो। भाई तुम मार तो रहे हो, चिल्ला चिल्ला के दुनिया खड़ी कर देती है। अब दे रहे तो चिल्ला ले, तो चिल्ला ले आज, चिल्ला ले। यार तुम बुक नहीं लाओगे तो कैसे काम चलेगा बताओ? सीएस के बच्चों में तुम बुक लेके नहीं आओगे। शेयर्स का मतलब समझ में आया? अब है रिपोर्टिंग कंपनी, क्या है? रिपोर्टिंग कंपनी का मतलब क्या देखोगे?
रिपोर्टिंग कंपनी मींस एक ऐसी कंपनी जो डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 20 में ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जिसको रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 90। बस सिंपल सी बात है ना, जिसके ऊपर सेक्शन 90 एप्लीकेबल हो रहा है वो कंपनी क्या हो जाएगी, हमारी रिपोर्टिंग कंपनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिपोर्टिंग कंपनी। ठीक है। अब इधर देखो लिखो पार्टनरशिप एंटिटी मींस पार्टनरशिप फर्म जो रजिस्टर्ड है किसमें बेटा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, और एलएलपी है जो रजिस्टर्ड है किसमें, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। पार्टनरशिप एंटिटी का मतलब या मेजोरिटी स्टेक का मतलब क्या हो गया, आप होल्ड कर रहे हो मोर देन कितना, हाफ ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इन द बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब आप सारा सुनना, जब आप मेजोरिटी ऑफ स्टेक्स निकालेंगे तो वहां पे कितना देखेंगे, मोर देन हाफ। क्या देखेंगे? मोर देन हाफ ऑफ कौन सा कैपिटल, किसका, बॉडी कॉर्पोरेट। समझे? हाँ। अच्छा वोटिंग राइट्स की बात हुई थी ना, तो वहां पर भी आप कितना देखेंगे, मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग राइट्स इन अ बॉडी कॉर्पोरेट। समझे? और तीसरा था, अगर कोई राइट रिसीव कर रहे हो या पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वो भी कितना होना चाहिए, मोर देन हाफ ऑफ द डिविडेंड, या फिर अदर कोई भी अदर डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम मान लेंगे आपका राइट है या फिर आपका पार्टिसिपेशन है। समझे? याद एक वर्ड यूज हुआ था सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का, तो देखो क्या कह रहा है, मीन्स पावर टू पार्टिसिपेट, चाहे डायरेक्टली हो चाहे in a financial and operation policy decision of the reporting company, it is not a control or joint control for these policy। यह है क्या, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। समझ में आया? अभी कुछ इलिस्ट्रेशंस हैं, आप लोग इसको एक बार ट्राई करिए घर पे बैठ के आराम से। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अच्छा क्या लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन मेड बाय एसबीओ। अब यहाँ पर जो एसबीओ है वो डिक्लेरेशन करेगा, तो क्या देखो अब इस दो तरह के डिक्लेरेशन है बेटा, एक है इनिशियल डिस्क्लोजर और एक है कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर। इनिशियल मतलब पहली बार, कॉन्टिन्यूअल मतलब बार बार। ठीक है, सुनिए। फिर ड्रामे करेगी ना और पिटेगी। ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंपनी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर अमेंडमेंट रूल कब आया था बेटे, तो कहते हैं एवरी इंडिविजुअल हु, जो कौन है बेनिफिशियल ओनर है इन रिपोर्टिंग कंपनी, वाज रिक्वायर्ड टू फाइल डिक्लेरेशन इन फॉर्म बैन 1 तो रिपोर्टिंग कंपनी विद इन कितना, 90 डेज। क्या ऑलरेडी बता चुका हूँ? बोलो यार। हाँ, और बाद में क्या है इसका, ओके तो सुनो ध्यान से। कहते हैं एवरी पर्सन सब्सिक्वेंटली बिकम एसबीओ या वेयर ही इज सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल और अंडरगोज एनी चेंज, तो उसको फाइल करना पड़ेगा डिक्लेरेशन अगेन सेम फॉर्म में, कितने दिन के अंदर, जिस दिन एक्विजिशन हो रहा है या जो भी चेंज हो रहा है वहां से। ये मैं ऑलरेडी आपको चार्ट में बता चुका हूँ। यस, तो एस बी ओ की डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे देनी, समझ में आया? अब आता है सर जो रिपोर्टिंग कंप्यूटर, देखो ये ना एक बार घर जाकर ना इस पे प्लीज दोबारा से जरूर पढ़ लेना इसको, या लेक्चर्स देख लेना, बट इसको ना रिवाइज जरूर करना क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये एसबीओ की डेफिनेशन। अगर एग्जाम में देखो बाकी कुछ भी नहीं है यार, रिपोर्टिंग करना है, इसमें करना है, बैन वन में करना है। वो जो 90 डेज वाला तो आएगा ही नहीं अब दोबारा कभी, वो तो कमेंसमेंट के बाद था। और उसके बाद जब भी कोई चेंज या नया एक्विजिशन कर रहे हो एसबीओ को 30 दिन के अंदर डिक्लेरेशन देनी है। कौन सा फॉर्म में देनी है, बैन वन में। बात खत्म हो गई, समझ में आया? अब सुनो, याद है 89 पढ़ा था हमने, 89 में पढ़ा था कि डिक्लेरेशन मिलेगी बीओ से और आरओ से, और उसके बाद कंपनी रिपोर्ट करेगी किसको, आरओसी को। यहाँ पर भी वही है, देखो इधर कहते हैं फाइलिंग रिटर्न्स टू आरओसी, कहते हैं अपॉन रिसिप्ट ऑफ डिक्लेरेशन फ्रॉम किससे, एसबीओ से। अगर एसबीओ से मुझे डिक्लेरेशन मिल रही है ऑफ कंपनी एंड कोई चेंज की रिगार्डिंग, तो रिपोर्टिंग कंपनी बेटा पैन टू फाइल करेगी किसको बेटा, रजिस्ट्रार को। कितने दिन के अंदर, जिस दिन उसको डिक्लेरेशन रिसीट हुआ और जो भी फीस वगैरह होगा वो। समझे? पेन वन क्लियर है? पेन वन में डिक्लेरेशन कौन देता है, एसबीओ। और पेन टू में इंटीमेशन कौन देती है, कंपनी किसको, आरओसी को। एक तरह से ये रिटर्न फाइल कर रही है, क्या फाइल कर रही है बेटा, रिटर्न फाइल कर रही है। समझ में आया? कब? अच्छा आगे देखो क्या लिखा हुआ है, नोटिस टू एसबीओ। कहते हैं इट शुड बी नोटेड दैट ऑब्लिगेशन ऑफ इंडिविजुअल टू सेल्फ डिक्लेयर हिज सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल होल्डिंग, ऑफ कोर्स ये आपका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है, एंड ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी टू सेंड नोटिस सीकिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेंबर एज पर रूल 2A। अब सुनो,
कंपनी को लग रहा है कि आपने ना एसबीओ हो, ठीक है, तो कंपनी आपको नोटिस दे रही है कि भैया डिक्लेरेशन दो हमें। कंपनी मेंबर को क्या कर रही है, नोटिस दे रही है कि आप हमें एसबीओ का क्या करो, डिक्लेरेशन दो। ये कंपनी के ऊपर भी है, किसके ऊपर है बेटा, और एक इंडिपेंडेंट ऑब्लिगेशन है, क्या बेटा है। अच्छा देखो तो ध्यान से, कहते हैं एवरी रिपोर्टिंग कंपनी शेल टेक नेसेसरी स्टेप टू फाइंड आउट इफ देयर इज एनी इंडिविजुअल हु इज सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, ठीक है, और ओके इन रिलेशन टू द रिपोर्टिंग कंपनी सो आइडेंटिफाई हिम एंड कॉज सच इंडिविजुअल मेक अ डिक्लेरेशन इन फॉर्म वेन, मतलब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सर्च करे, ढूंढे ऐसे व्यक्ति को जो एसबीओ है, क्या है बेटा, और उसको फिर बोले कि भैया आप हमें रिपोर्टिंग करो किसमें, वैन वन, समझे ना। यहाँ तक कोनो दिक्कत कोनो परेशान, क्लियर है। अच्छा आगे देखो, फर्दर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 90 सबसेक्शन 5 अ कंपनी शैल गिव ए नोटिस इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर टू एनी पर्सन वेदर वो मेंबर है या मेंबर नहीं है, वो आर कंपनी नो या रीजनेबल कॉजेस टू बिलीव कि वो क्या है बेटा, एसबीओ है, या बी हिज नॉलेज of identity of a significant beneficial owner or another person likely to have a knowledge। सुन लो क्या कह रहा है, मान लो प्राची क्या है, मुझे, मैं कंपनी रिपोर्टिंग कंपनी, मुझे लग रहा है प्राची एसबीओ है, तो मैं प्राची को बोलूंगा डिक्लेरेशन दो, ठीक है, या फिर मुझे लग रहा नहीं प्राची है तो नहीं, बट इसको पता है कि कौन है, और उसको लग रहा है इसको पता है कि सोनाली इज एसबीओ, तो मैं इसको बोलूंगा कि आपको जिसको पता है ना उसको बोलो कि मुझे रिपोर्टिंग करे, या फिर मैं ये प्राची को नोटिस इसलिए भेज रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको पता है कि किसको, राइट, सामने वाले पर्सन को ये पता है कि कौन एसबीओ है। सुनो, लिसन 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 लिसन, तीन केस हो गए, पहला, कंपनी प्राची को नोटिस दे रहा है क्योंकि कंपनी को लग रहा है प्राची क्या है, एसबीओ, ठीक है, कंपनी नोटिस दे रही है प्राची को क्योंकि कंपनी का ऐसा लग रहा है प्राची नो हु इज एसबीओ, वो केस हो गए। अब मैंने नोटिस दिया प्राची को, अब मुझे कंपनी को ऐसा लग रहा है कि प्राची को पता है, किसको पता है कौन एसबीओ है, ठीक है। राइट, यानी कि प्राची को ये लग रहा है कि यार सोनाली को पता है कौन एसबीओ है, राइट, तो मैंने नोटिस किसको दिया, प्राची किसको बोलेगी, और ये आके किसको बोलेगी, एसबीओ के, कि आप जाके डिक्लेरेशन करो, समझे। Okay. To have been significant beneficial owner of the company at a time during 3 year immediately preceding the date on which notice issued and who is not registered as a significant beneficial owner with the company required under this section। और ये कह रहा है भैया, ध्यान सुनना, हमें लग रहा है टू हैव अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑफ द कंपनी एनी टाइम ड्यूरिंग द 3 ईयर इमीडिएट प्रीसीडिंग द डेट, मतलब आप पिछले 3 साल में, मुझे ऐसा लग रहा था कि यू आर एसबीओ, बट आपने डिक्लेरेशन नहीं दिया था, आप रजिस्टर्ड नहीं है हमारे एसबीओ के रजिस्टर में, तो आपको ये सेक्शन कंप्लाई करना पड़ेगा, समझ गए। कितने केस हो गए, तीन। पहला केस क्या है, जो एसबीओ है डायरेक्टली उसको नोटिस मिल रहा है, या हमें लग रहा है कि कोई पर्सन एसबीओ है, उसको उसके नॉलेज में है या उसके नॉलेज के नॉलेज में है एक्सेट्रा, या फिर पिछले 3 साल से आप कंपनी में एसबीओ थे, आपने रूल कंप्लाई नहीं किए, आप कर लो, समझ में आया। और वही 30 दिन का बेसिक सिचुएशन से आपको करना पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग, अगर रिपोर्टिंग नहीं करते उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है देखो, कहते हैं रिपोर्टिंग कंपनी शैल अप्लाई कर सकते हैं किसको, ट्रिब्यूनल को, विद इन कितने दिन, एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड इन वेन फोर, ठीक है, मतलब आपने जो नोटिस पीरियड नोटिस दिया था, उस नोटिस में आप पूछ रहे थे, आपने उस नोटिस को दिए हुए कितने दिन हो गए, 15 डेज, कोई इंटीमेशन नहीं आई है, ठीक है, तो कहते हैं वेर एनी पर्सन फेल टू गिव इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय नोटिस इन फॉर्म, क्योंकि जो नोटिस गया था वो कौन सा फॉर्म में गया था, एन फोर में, विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, वेयर द इन्फॉर्मेशन इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, इन्फॉर्मेशन दी बट सेटिस्फैक्टरी नहीं थी, इन अकॉर्डेंस विद दिस पर्टिकुलर सेक्शन, order directing the shares of in the question subject to the restriction including, restriction लगा दो उसके किस पे, सस्पेंड कर दोगे राइट ऑफ डिविडेंड, सस्पेंड कर दोगे वोटिंग राइट, सस्पेंड अदर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है बेटा कौन, ट्रिब्यूनल, समझ में आया? देखो इसका इस पे चार्ट तो बनाना पड़ेगा, वरना खिचड़ी सी बन जाएगी। आ रहा समझ में, चलो पकड़ लिया, कभी कभी ना इलाज होना जरूरी है।
तेज नहीं मार रहा है क्योंकि तेज मारना क्यों बोल मैंने पता था। ओके नाउ लिसन। नहीं ये यहाँ पे फोटो डंडा मुझे भी लगे सुनना ध्यान से, कंसंट्रेशन से, ठीक है। अब ये है रिपोर्टिंग कंपनी। क्या है? रिपोर्टिंग कंपनी। तो कंपनी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंपनी के ऊपर क्या है बेटा? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कि वो डिक्लेरेशन मांगेगी किससे? किस रिगार्डिंग? कि उसका राइट और एंटाइटलमेंट है रिपोर्टिंग कंपनी बेटा एक नोटिस दे रही है। क्या दे रही है बेटा? इशू नोटिस। बैंक फोर में। अच्छा कितने फॉर्म पढ़ लिए अभी तक आपने? वन। तीसरा तीन ही पढ़े ना बेटे? क्यों नींद आ रही है? पर्सन। अब ये पर्सन कौन हो सकता है बेटा? तीन केस थे ना इसके। या तो हमें लग रहा है ये कौन है, या नॉलेज अबाउट एसबीओ, ठीक है, और इसको नॉलेज है अबाउट सच पर्सन हु हैव नॉलेज अबाउट एसबीओ। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? बोलो। सर हमने नोटिस दिया उस व्यक्ति को, हमें लग रहा है कौन है, या जानता है कौन है एसबीओ, या उस व्यक्ति को जानता है जो जानता है एसबीओ कौन है। हाँ। तो भैया अब इससे हमें रिस्पॉन्स चाहिए। सपोज हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला, दो केस हो सकती है। पहला, दूसरा, रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, नॉट रिसीव्ड एनी इंफॉर्मेशन। ठीक। हेलो। या फिर इंफॉर्मेशन इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। इंफॉर्मेशन इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, मतलब इंफॉर्मेशन मिली बट सेटिस्फैक्टरी नहीं मिली। क्लियर है? बोलो। हाँ। तो रिपोर्टिंग कंपनी इस केस में अप्लाई कर सकती है किसको? ट्रिब्यूनल को, कि यार ये कुछ शेयर्स हैं, इनमें सस्पेंस है, हमें क्या है, सस्पेंस में है कि ये हो सकता है किसी व्यक्ति ने एसबीओ के तहत इसको होल्ड कर रखा होगा। तो फिर ये अपना ऑर्डर पास करेगा, और ऑर्डर पास करके आपके उन शेयर्स में क्या इम्पोज कर देगा? रेस्ट्रिक्शंस ऑन सच शेयर्स जो हमें लग रहा है अंडर बेनिफिशियल इंटरेस्ट के तहत होल्ड करे गए। समझ में आया? पक्का? ये है बेटा एक रिपोर्टिंग प्रोसीजर लिख रहा हूँ।
रेस्ट्रिक्शन में क्या करेंगे हम? डिविडेंड राइट सस्पेंड कर देंगे, वोटिंग सस्पेंड कर देंगे, और और भी कोई रेस्ट्रिक्शन जो इनको लगता है लगा देंगे, ठीक है। हो गया जी। अच्छा, नोटिस क्यों दे रहा हूँ मैं इसको? ताकि वो क्या कर सके? कौन से फॉर्म में करेगा? पैन वन। ये फॉर्म्स याद हो रहे हैं? बहुत यार, बहुत सारे। सीएफजी बस का क्या है बात। धन, एक काम करना यार, ये जो फॉर्म्स है ना जितने भी अभी तक पढ़ रहे हो, इसका ना एक चार्ट बना लेना और यहाँ चिपका दो, ठीक है। ये काम मैं देता हूँ अंजलि। सुनो तो सही, तुम ना उसमें बना लेना पीसी में, मैनुअली मत बनाना, सारे फॉर्म लिख देना, ठीक है, और उसको प्रिंट आउट करके यहाँ लगा देना ताकि लोग पढ़ते रहें। हो गया? अब तुम्हारा काम है, मेरे को मत देना काम प्लीज। ठीक है, मैं फॉर्म फॉर्म ये तुम्हारा करेंगे काम है वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। रेजोल्यूशन, जहाँ डबल रेजोल्यूशन पास है ना उसकी एक लिस्ट बनाना। सबको देना फिर तो ये क्या बात है, तुम्हारा तुम्हारा सबको दो फिर काम। याद आएगा तो दे दूंगा। देखो मैं बताती हूँ, ये जो फॉर्म है अकेले थोड़ी ना ढूंढेगी बेचारी बैठ के, तो सारे बताएंगे कि ये फ्रेंड्स नहीं। नहीं, वही फॉर्म जो मैंने करा रखे हैं, हाँ। सर्च करो तो पूरा कम प्रोजेक्ट आ जाएगा तुम्हारे सामने, वो लो। हाँ, बुक से बना सकते हो। सुनो जी, तो एनसीएलटी बेटा, ऑन एप्लीकेशन मूव बाय कंपनी नॉट अंडर बाइंडिंग ऑब्लिगेशन टू पास एन ऑर्डर, मतलब एनसीएलटी के पास ये जो एप्लीकेशन गया ना, इसके बेसिस पे एनसीएलटी बाइंड नहीं है ऑर्डर करने के लिए, बट कर सकती है। एंड कंसर्न पर्सन और मेंबर हैव ए राइट टू अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन व्हाई ही और शी नॉट अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर और रिएक्ट द कंटेंशन मेड बाय द कंपनी। ऑब्वियस सी बात है ना, ट्रिब्यूनल एक तरफा बात सुन के थोड़ी ऑर्डर पास कर देगा, वो तो बुलाएगा ना उस व्यक्ति को जिसको नोटिस दिया गया था, तो वो प्रूफ करेगा कि वो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर नहीं है, तो इस वजह से उसने रिपोर्टिंग नहीं करी है। समझ में आया? कौन नहीं, मैंने सारे को As per Section 90, subsection 8 of Companies Act 2013, the tribunal may, after giving opportunity being heard to the parties concerned, make an order to restriction or right attached with the shares. तो कहते हैं within 60 days of receipt of application, such other period as may be prescribed. मतलब जिस दिन एप्लीकेशन रिसीव हुई वहां से 60 दिन के अंदर अंदर ही ऑर्डर आ जाना चाहिए। समझ में आया? स्पीडी स्पीडी सिचुएशन पे है। किस पे बड़े? ओके, सेक्शन 90 सब सेक्शन 9 कहता है, अ कंपनी और पर्सन एग्रीव्ड बाय ऑर्डर, मतलब मान लो आप ना ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से दुखी हो गए, एग्रीव्ड हो, ठीक है, तो ट्रिब्यूनल में मेक एन एप्लीकेशन टू किसको बेटा, मतलब ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से आप क्या हो गए बेटा, एग्रीड हो गए ना, तो मे मेक एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल फॉर रिलैक्सेशन और लिफ्टिंग द रेस्ट्रिक्शन प्लेस बाय द ट्रिब्यूनल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर। मतलब सुनो, आज ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया और उसने रेस्ट्रिक्शन लगा दी या रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, अगर रेस्ट्रिक्शन लगा दी, जिस पर्सन के अगेंस्ट ये ऑर्डर आया है वो एग्रीड हो गया,
और अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई तो कंपनी एग्रीड हो गई। तो इन दोनों केस में ये ट्राइब्यूनल को वापस से रिलैक्सेशन डिमांड कर सकते हैं। क्या डिमांड कर सकते हैं? या फिर लिफ्ट करने को बोल सकते हैं। क्या बेटा? रेस्ट्रिक्शंस 1 साल के अंदर अंदर। However, if no such application has been filed within a period of 1 year from the date of order, such shares shall be transferred without any restriction to the authority constituted under क्या बेटा? सेक्शन 125 सबसेक्शन 5। ये पढ़ाऊंगा डिविडेंड वाले चैप्टर में। इन्वेस्टर एडुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ये सारे शेयर्स चले जाएंगे। समझ में आए? अब इस चार्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, देखो जरा। सुनो, यहाँ पे आपने क्या, ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आया था। अब भाई यहाँ पे या तो रेस्ट्रिक्शन लगाएगा या तो रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगे, है ना। तो इस केस में कहते हैं कि जो भी एग्रीव्ड पर्सन है, कौन है बेटा? एग्रीड पर्सन है या पार्टी है, वट एवर, ये ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते हैं। किसको अप्लाई कर सकते हैं बेटा? ट्रिब्यूनल को। किस चीज के लिए? रिलैक्सेशन। या तो रिलैक्स करने को बोलेंगे कि थोड़ा रिलैक्सेशन हमें दे दो, रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दो, या फिर रेस्ट्रिक्शन को लिफ्ट कर दो। क्या कर दो बेटा? लिफ्टिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। हाँ। और ये कितने साल के अंदर करोगे आप? 1 साल के अंदर, ठीक है। अच्छा, अगर एज सच ऐसी कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं करी, इफ नॉट, तो जो शेयर्स है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इन्वेस्टर एडुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे बेटा? जो कि मेंटेन किया गया है सेक्शन 125 सबसेक्शन 5 में। समझे? हाँ, अगर आपने 1 साल के अंदर नहीं किया तो कुछ भी एक्शन। क्या? अच्छा सुनो, अब ना कंपनी को एक रजिस्टर्ड मेंटेन करना पड़ता है। किसका बेटा? एसबीओ का। और ये कौन से फॉर्म में होता है बेटा? देखिए, अकॉर्डिंग टू रूल 5 of this particular situation, a company shall maintain a registered of SBO in form when, इसमें नाम क्या होगा? इंडिविजुअल, सॉरी, इसके कंटेंट क्या होंगे? नेम ऑफ इंडिविजुअल, उसका बर्थ, द बर्थ एड्रेस, डिटेल ऑफ ओनरशिप एंड सच अदर इंफॉर्मेशन एज में बी प्रेस्क्राइब। तो रजिस्टर्ड ओपन हो सकता है इंस्पेक्शन के लिए ड्यूरिंग क्या बेटा? बिजनेस आवर्स, रीजनेबल टाइम नॉट लेस देन कितना बेटा? 2 घंटे तक, ठीक है। कहता हूँ एवरी वर्किंग डेज ऑन अ बोर्ड में डिसाइड बाय एनी मेंबर, कोई भी मेंबर इसको इंस्पेक्ट कर सकता है, या कंपनी का ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज में बी प्रिस्क्राइब बाय द कंपनी बट नॉट एक्सीडिंग कितना बेटा? 50 रुपए फॉर ईच इंस्पेक्शन। समझे? बोलो। ओके। नॉट एप्लीकेबिलिटी। अब सुनो,
कह रहा है रूल 8 ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, कहता है शेल नॉट बी मेड एप्लीकेबल टू द एक्सटेंड ऑफ शेयर्स रिपोर्टिंग कंपनी इज हेल्ड। अगर रिपोर्टिंग कंपनी के शेयर्स होल्ड हो रखे हैं कहाँ पे बेटा, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में, तो ये सेक्शन उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। समझे? Yes. दूसरा, इट्स होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी, however the detail of such holding reporting company shall be reported बेन टू में। बेन टू में क्या करते हैं बेटा, रिपोर्टेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी क्या है, इनको भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। या रिपोर्टिंग कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट और एंटिटी कंट्रोल बाय किसके द्वारा बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर व्हीकल्स है, म्यूचुअल फंड्स है, इनको भी नीड नहीं है। इन्वेस्टमेंट व्हीकल रेगुलेटेड बाय क्या, आरबीआई। और मतलब इन केसेस में अगर शेयर्स हेल्ड हैं तो भैया नीड नहीं है सेक्शन को फॉलो करने की। समझे? समझे? पैनल प्रोविजंस ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसको एक बार क्या कर लेना, read। ठीक है। अच्छा देखो, ये पढ़ा चुका था, किसके ऊपर है, कितने हजार की पेनल्टी है, पर डे, मैक्सिमम। अच्छा ये किसके ऊपर था, कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट, कितना, 500 रुपये ईच, मैक्सिमम 5 लाख, 25,000 पर डे के हिसाब से मैक्सिमम कितना। और अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है तो उसमें 447 पे पेनल्टी वगैरह लगेगी। ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ आरओएम, ये पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, सेक्शन 59 पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हाँ तो इसको एक बार क्या कर लोगे आप, बुक से रीड कर लेना, बाकी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको ऑलरेडी। अब सुनो, अगेन ये भी आपको क्या करना है, मेंबर के राइट क्या होते हैं, इंडिविजुअल राइट। देखो क्या राइट है, राइट टू रिसीव डॉक्यूमेंट, राइट टू इंस्पेक्ट स्टैच्यूटरी बुक्स, राइट टू अटेंड मीटिंग, अदर राइट्स। अदर राइट्स में क्या आ गया आपका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी ले सकते हो, एवरेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले सकते हो, जो भी रिपोर्ट्स वगैरह होगी, सब कुछ, एवरीथिंग यू हैव टू जस्ट रीड 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 रीड, नथिंग। कलेक्टिव राइट क्या है, कलेक्टिव राइट क्या होता है, रेजोल्यूशन पास करोगे तो वहां पे कलेक्टिव राइट आ गया आपके पास, रीड। अच्छा ये जो सेक्शन 4 और ये डिलीट हो चुका है, ठीक है, डिलीटेड बाय आईसीएसआई, सिलेबस से डिलीट हुआ है, लॉ से ना। क्या लिखा भाई, वोटिंग राइट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, सेक्शन 47, रेफर शेयर कैपिटल। कौन से चैप्टर में कराया था बेटा, शेयर कैपिटल में सेक्शन 47 करा चुका हूँ, शेयर कैपिटल वाला चैप्टर। ठीक है, लिख लेना इसमें रेफर, अबे लिख लो हाँ। सेक्शन 43 पढ़ चुके हो ऑलरेडी, कहाँ, शेयर कैपिटल में। सेक्शन 50 पढ़ चुके हो, कहाँ, वेरिएशन ऑफ राइट पढ़ा था, यस, शेयर कैपिटल वाला चैप्टर, तो वहां रेफर कर दो उसको। सेक्शन 72 पढ़ चुके हो, कहाँ पढ़ चुके हो, जबरदस्ती, हाँ हाँ मैं चल रहा है। नहीं, नॉमिनेशन कराया था मैंने, नहीं 72 नहीं कराया। कोई बात नहीं, 2 मिनट का देखो ना, नॉमिनेशन मतलब कोई भी पर्सन अपना नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर हो चाहे डिवेंचर होल्डर हो, देखो। अरे सुन लो बेटे, नहीं पढ़ा है बोल रहा हूँ। स्टेट दैट एवरी होल्डर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ कंपनी में एट एनी टाइम, ऑप्शनल है विच, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, नॉमिनेट कर सकता है प्रिस्क्राइब फॉर्म में एनी पर्सन, राइट, टू होम हिज सिक्योरिटी वेस्टेड इन इवेंट ऑफ हिज डेथ, मतलब जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उस समय उसके शेयर्स किसके नाम पे चले जाएंगे बेटा, नॉमिनी के नाम। एक सेकंड, कोई बात नहीं, देखो। ठीक है, तो आपको नॉमिनेशन करना है, क्या लिखा है यहाँ पे, बैनर। ठीक है, प्रिस्क्राइब बैनर एक फॉर्म जाता है इसमें, INC 13, कौन सा फॉर्म जाता है, INC 13।
सॉरी सॉरी, आईएनसी नहीं, एसएच 13 हाँ पढ़ा दो। है, एसएच 13। ठीक है, फिर कहते हैं सेक्शन 72 सबसेक्शन 2 एक्ट स्टेट दैट वेयर सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी आर हेल्ड मोर देन, क्या बेटा, ज्वाइंट होल्डर की बात कर रहा है ये, मेड टुगेदर ये नॉमिनेट कर सकते हैं इन सेम सिचुएशंस में, मतलब सिंपल सी बात है, चार लोग हैं तो चारों एक एक नॉमिनी क्या कर देंगे, अपॉइंट कर देंगे। ठीक है, कहते हैं सेक्शन 72 सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस लॉ, मतलब इस लॉ में कहीं पर कुछ भी लिखा हो, टाइम बिंग फोर्स और डिस्पोजल वेदर टेस्टामेंट्री एंड अदरवाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी वेयर नॉमिनेशन इज मेड प्रिस्क्राइब मैनर और कोर्ट टू कंफर्म द पर्सन राइट, मतलब सिंपल, कहीं पर कुछ भी लिखा हो, अगर यहाँ पे नॉमिनी अपॉइंट है तो मृत्यु के उपरांत उसी व्यक्ति के नाम पे क्या होंगे, शेयर ट्रांसफर होंगे, भले फिर तुमने विल बना रखी हो, कुछ भी कर रखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ये ओवर राइडिंग सेक्शन है, क्या बेटा। अच्छा, स्टेट दैट व्हेन अ नॉमिनी माइनर है, इट इज अ lawful for the holder of the security making nomination of appointment in a prescribed manner any person who become entitled to security of company in event of death of nominee during the minority, मतलब अगर माइनॉरिटी की ही डेथ हो, सॉरी, नॉमिनी की डेथ ड्यूरिंग माइनॉरिटी में, तो उस केस में आप एक और नाम नॉमिनेट करोगे जिसको हम क्या करेंगे, बड़ा शेयर्स वेस्ट करेंगे, जब तक माइनर क्या है, फाइनल। मेजर नहीं हो जाता। ठीक है, बाकी ये रूल की पढ़ चुके हैं, रीड रीड, शेयर होल्डर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी तुमसे अच्छा कौन जानता हो, हाँ, एक बार पढ़ लेना इसको, मेरे पढ़ाने लायक कुछ भी नहीं बेटा, जस्ट, हाँ, ये रीड कर लेना एक बार, ये सब कुछ पढ़ चुके हो ऑलरेडी। वेरिएशन ऑफ राइट सेक्शन 48, लिखो, रेफर शेयर कैपिटल, लिख लो बेटे, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड होती है, बट कुछ केस में अनलिमिटेड हो जाती है, अनलिमिटेड कंपनी केस में, ठीक है। हाँ हाँ, बस रीड करना है बेटे, शेयर होल्डर एग्रीमेंट, अगेन क्या करना है, रीड करना है, इसकी एनफोर्सबिलिटी क्या करनी है, रीड करनी है, ठीक है। वीटो पावर क्या करना है बेटा, वीटो पावर क्या होता है, जहां पर आप किसी व्यक्ति को किसी काम को करने से रोकते हो, ठीक है, जैसे आपने यूएन के बारे में सुना होगा, यूनाइटेड नेशन, कितने कितने मेंबर है उसके, परमानेंट 5, इनके पास क्या है, वीटो पावर, वीटो पावर, तो वीटो पावर मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो, सपोज जैसे मैं बताता हूँ, इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप देने के लिए प्रपोजल गया था, चाइना। चाइना ने मना कर दिया, अब सुनो, चाइना ने मना करा, बाकी लोग एग्री थे, चाइना ने मना करा, तो नहीं होगा, मतलब 100% अप्रूवल हमें चाहिए, तो वीटो पावर का मतलब होता है एक भी व्यक्ति ऑब्जेक्ट कर दे तो फिर वो काम आगे नहीं होगा, कंपनी जित में भी तो ऐसा है ना बहुत बार। हाँ, हालांकि अगेन दिस, ये जो केस था पहले, फॉस वर्सेस हार्बोटल, ये अब सिलेबस से डिलीट हो चुका है, ठीक है, सेक्शन ये माइनॉरिटी राइट्स का, मेजोरिटी रूल का जो कॉन्सेप्ट था वो डिलीट हो चुका है, उसके रिगार्डिंग है, तो वीटो पावर का मतलब सिंपल सी बात है, एक भी व्यक्ति ने काम मना किया तो वो काम क्या हो जाएगा बेटा, आगे नहीं होगा, ठीक है, तो ये एक बार इसको रीड जरूर करना बेटा, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं खास, बस खत्म हो गया, ठीक है, तो फाइनली दिस चैप्टर इज ओवर हियर।